एक दिन मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी राजा रघुवंशी की। जो लोग हनीमून मनाने गए थे और वहाँ से उनकी लाश मिलती है और उनकी पत्नी गायब होती है। लेकिन उसी कहानी का दूसरा पार्ट है, जब उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जब सामने आती हैं और जब उनसे पूछताछ होता है तो जो हकीकत सामने आता है तो सब कोई सुन के दंग हो जाता है कि कैसे एक पत्नी एक अपने पति का विश्वास तोड़ सकती है, पति का मौत के घाट उतार सकती है, 2100 किलोमीटर दूर ले जाकर पति को धोखा दे सकती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा सकती है। तो जो चीज़ आप लोग सुन रहे हो वैसा सेम हुआ है। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होता है और ये लोग मेघालय शिलोंग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए और शिलोंग से चेरापूंजी जाते हैं। और 23 मई को जब राजा रघुवंशी का फ़ोन नहीं लगता है उसके बाद ये दोनों लोग गायब हो जाते हैं और उसके 1 या 2 दिन बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के भाई मेघालय पहुंच जाते हैं और वहां की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं कि हमारा भाई और हमारी बहन खो गई हैं। लेकिन वहां की पुलिस मदद नहीं करती है और मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा गंभीर में नहीं लेती है। उसके बाद वो लोग एक यूट्यूबर का मदद लेते हैं। फिर यूट्यूबर लोग जब वीडियो बनाना चालू करते हैं तब ये जब हाईलाइट होने लगता है, वायरल होने लगता है, तब वहाँ की जो पुलिस है और इंदौर के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करते हैं। फिर वो वहाँ मेघालय के मंत्री से बात करते हैं, मुख्यमंत्री से। फिर ये पुलिस इसको सीरियस लेती है और एसआईटी तरफ और पुलिस के अलग अलग टीम बनाती है और वहाँ के जो लोकल आदमी रहते हैं, लोकल भी आदमी लोग सपोर्ट करते हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को ढूंढने में। 1 या 2 दिन नहीं, लगभग 1 हफ्ते 8-9 दिन बीत जाता है। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी के एक खाई में मिलता है, लगभग जो बहुत ज़्यादा नीचे होता है। आखिर में उसकी लाश वहाँ पे गई तो गई कहाँ, और वहीं से कुछ दूर पे एक नारियल काटने वाला एक जो चाकू होता है तलवार जैसा वो मिलता है और थोड़ा सा दूर पे एक खून से लथपथ रेनकोट मिलता है। अब पुलिस वहाँ से उस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाद में ये पता चलता है कि उसकी हड्डियाँ भी टूटी गई है। मतलब जो भी ये घिनौना काम किया है, जो भी ये मतलब इस बेरहमी से राजा रघुवंशी का खून किया है, वो उससे पहले उसको बहुत मारा गया है, पीटा गया है और बेदर्दी से उस बेचारे पे हमला किया गया है, वो तड़पता होगा। अब उसके बाद जिस घर से 25 दिन बाद राजा रघुवंशी बारात निकली होती है, उसी घर से 25 दिनों के बाद उसका अर्थी निकलता है। अब निकलने के बाद फिर वहां से कुछ टाइम होने के बाद जब इधर सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है तो सोनम रघुवंशी का भाई वहीं पर रुकता है मेघालय में और सोनम रघुवंशी की खोजबीन चालू रहता है। और वहां की जो पुलिस, वहां की जो सरकार रहती है, कहती है जब तक सोनम रघुवंशी मिल नहीं जाएगी तब तक ये तलाश जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोनम रघुवंशी की जांच और उसकी मतलब खोज खबर हो रही होती और इधर सब कोई इस शोक में डूबा रहता है कि शायद कोई अनहोनी सोनम रघुवंशी के साथ में भी तो नहीं हो गया है। लेकिन सोनम रघुवंशी का कहीं भी अता पता नहीं रहता है। अब वहाँ की जो पुलिस होती है वो वहाँ पे लाखों मोबाइल को खोजती है, खंगालती है, तो कुछ कनेक्शन मिलते हैं, कुछ लोगों पे शक होता है। जब पुलिस ये पता लगाती है तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के, कुछ लोग एमपी के निकलते हैं। पुलिस जब उनका और पता लगाती है तो पता चलता है ये लोग भी वहीं पे मौजूद थे। और 22 तारीख को, यानी कि 22 मई या 23 मई को जब ये लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं तो कोई गाइड रहता है, वो गाइड कहता है कि मैं आप लोग की क्या हेल्प करूँ, क्या मदद करूँ। सोनम रघुवंशी कहती है, वो गाइड बाद में बताता है कि उन्होंने उससे हेल्प लेना मना कर दिया, मतलब उस गाइड को नहीं वो लोग तय करते हैं लेके जाने के लिए। और वो गाइड बताता है कि इसके पीछे अगल बगल में कुछ लोग और भी घूम रहे थे। फिर वो लोग दूसरा गाइड लेके चले जाते हैं। एक सीसीटीवी कैमरा में भी 4 मिनट का, कुछ मिनट का वीडियो आता है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का पीछा कर रहे हैं। अब पुलिस धीरे धीरे करके उन कातलों तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद एक दिन ऐसा आता है 8 या 9 जून को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में एक रोड पे ढाबा के किनारे लगभग सुबह में 2 या 3 बजे वहीं पे एक ढाबा के साइड में बैठी होती है। तभी एक छोटू जाता है, वो होटल में काम करता है और जाने के बाद कहता है कि मैडम
मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, आपको चाय चाहिए। सुबह सुबह की मतलब रात की बात है। वो जाकर अपने मालिक को बताता है। साहिल यादव होते हैं, उनसे कहता है कि बाहर एक लड़की बैठी है, कुछ परेशान नजर आ रही है, अगर आप जाकर उससे पूछे तो कुछ हल निकलता। अब साहिल यादव जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं और आपको खाना चाहिए, आपकी मैं क्या हेल्प करूं। वो लड़की रो रही होती है और कहती है कि मुझे मोबाइल चाहिए। साहिल यादव अपना मोबाइल देते हैं। फिर वो तो थोड़ा सा दूर पे जाके अपने भाई को फ़ोन करती है वो लड़की। अब फ़ोन करने फिर उसका भाई कहता है कि तुम वीडियो कॉल फ़ोन करो। वीडियो कॉल फ़ोन करने के बाद उसका भाई कहता है तुम वहीं पर रुको। फिर उसका भाई पुलिस को फ़ोन करता है, इंदौर पुलिस को फ़ोन करता है, कहता है कि मेरी बहन यहाँ पे है। फिर उसके बाद वो लड़की और ज़्यादा रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है और जब उसका नाम पूछा जाता है तो सब कोई चौंक जाता है। वो अपना नाम बताती है, सोनम रघुवंशी, और इंदौर की रहने वाली है। और उससे पहले ये मामला पूरा पूरा भारत में फैल चुका रहता है। अब उसको लेके जाया जाता है सरकारी अस्पताल में, उसको एडमिट कराया जाता है। फिर सो वहीं से कुछ दूर पे एक जगह पे उसको वहाँ पे रखा जाता है। फिर इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क करती है, फिर मेघालय से संपर्क करती है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ से उसको आके लेके चली जाती है। उसके बाद एक खुलासा होता है कि जो मोबाइल के डेटा निकले रहते हैं, जो 4-3 आदमी पर शक हुआ रहता है, वो उत्तर प्रदेश का रहता है, कुछ इंदौर का रहता है। बाद में कहानी सब सामने आती है कि जो सोनम रघुवंशी है, किसी और ने नहीं, इसी ने अपने पति का खून कराया था, और वो भी अपने नौकर के साथ में मिलके। ऐसा होता है कि सोनम रघुवंशी का बिजनेस होता है, उसका एक प्लाईवुड का एक कारखाना होता है। उसी प्लाईवुड के कारखाने में एक लड़का काम किया करता था। उस टाइम वहाँ की आचार सोनम रघुवंशी थी, वह भी वहाँ पे जाया आया करती थी। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद कब इन दोनों में प्यार हो जाता है, इन लोगों को मालूम नहीं चलता है। बाद में ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, एक साथ में रहेंगे। तभी सोनम रघुवंशी के घर वाले दीपावली के टाइम में ही एक पेपर में ऐड दे लेते हैं, मतलब हमारी लड़की इतनी पढ़ी हुई है और ऐसी ऐसी है, और अगर शादी करना कोई चाहेगा तो संपर्क कर सकता है। उधर राजा रघुवंशी के घर वाले भी देखते हैं, सोनम रघुवंशी को पसंद करते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन होता है और 11 मई को इन दोनों का शादी हो जाता है। और शादी से पहले ये लोग सोच के रखे रहते हैं कि ये लोग हनीमून मनाने के लिए कश्मीर जाएंगे। लेकिन जो 22 अप्रैल को जो घटना घट जाता है पहलगाम में, उससे इनके घर वाले कहते हैं कि तुम लोग वहाँ पे नहीं जाओ। शादी से पहले ये लोग सोच के रखे रहते हैं कि लोग हनीमून मनाने के लिए कश्मीर जाएंगे। लेकिन जो कश्मीर में जो घटना घट जाती है 22 अप्रैल को पहलगाम वाला, इनके घर वाले कहने लगते हैं कि तुम लोग वहाँ पर न जाओ, तुम लोग कहीं और पे जाना है तो जाओ। फिर सोनम रघुवंशी उस जगह को चुनती है, कहती है कि सबसे पहले हम लोग आसाम जाएंगे, कामाख्या देवी मंदिर में मतलब दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेघालय चले जाएंगे, शिलोंग में रहेंगे और वहाँ पर हम लोग हनीमून मनाएंगे। फिर वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, और जाने के दिन ही जब वो लोग एयरपोर्ट से उतरते हैं तो जो राजा रघुवंशी रहता है वो अपना फ़ोटो खींचते हैं और कुछ चीज़ों पर शेयर करते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं। तो उनकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमको क्या ज़रूरत थी ये सोने का इतना महंगा चैन पहन के जाने का, तुम घूमने गए हो कि तुम लोग सोने का मतलब लेके गए हो। वो कहता है कि माँ मैं लाना नहीं चाहता था, लेकिन जो हमारी पत्नी सोनम रघुवंशी है एक कहती है कि आप में अच्छा लगता है, जो भी आपके गहने हैं, जो भी चीज़ है वो पहन के आप लोग चलिए। तो मैं उसके कहने पे चला आया हूँ, लेकिन माँ तुम टेंशन मत लो, तो कुछ नहीं होगा, मैं निकाल के रख दूंगा। एक माँ का दिल है जो अपने बेटे के लिए तड़प रहा होता है, मतलब कहीं ना कहीं से लग रहा होता है कि ये लोग लेके गए तो कुछ अनहोनी मत हो जाए। फिर उसके बाद सोनम रघुवंशी 23 तारीख को ही अपने सासू माँ से बात करती है, और बात करने के बाद कहती है ठीक है मैं बाद में फ़ोन करूंगी। और लेकिन यहाँ पे ये होता है कि सोनम रघुवंशी पहले से ही पूरा मामला फिक्स करके रखी होती है। जो जिससे वो बात करती थी, जो नौकर से बात करती थी, वो नौकर एक अपने जानने वाले दूसरे को हायर करता है, और ये लोग पहले से ही मेघालय में चले गए होते हैं और धीरे धीरे पीछा करते हैं ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। और सोनम रघुवंशी पल पल का खबर पहले ही दे चुकी होती है कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। और होता वही है कि शादी से पहले जिससे प्यार था उसके लिए अपने पति का मर्डर करा देती है, अपने पति का बेरहमी से खून करा देती है। ये भी नहीं सोचती है कि उस माँ पे क्या गुजरती होगी, जो माँ ने फोन करके इससे भाई हो तुम लोग कहाँ पे हो। लेकिन ये बोली ठीक है मैं आप लोग से जरूर बात करूंगी। उसके बाद ये फिर से वहां से फोन रख देती है। अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है और इससे पूछताछ जारी है। और जो भी इसके जो साथ में काम करने वाले थे, जो भी मतलब जिनको ये लोग तय किया था मारने के लिए,
पुलिस उनको भी अरेस्ट कर लिया है। अब बस सोनम रघुवंशी से पूछताछ अच्छे से चल रही है कि ये बताओ सबसे पहले तुम कब किससे कहां पे मिली थी और कौन कौन इस और भी मतलब इसमें शामिल था कि नहीं था। और सोनम रघुवंशी ये सोच रही थी कि शायद मेघालय में और शिलोंग में ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहती है पहाड़ी इलाके के बाद हम लोग पूरा सामान ले लेंगे और इसको चोरी का मतलब अलग से लगा देंगे कि ऐसा कोई घटना घट गया और कभी मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये नहीं मालूम सोनम रघुवंशी को पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो गलत काम करेगा आज नहीं तो कल उसे पुलिस जरूर दबोच लेगी। तो पुलिस सोनम रघुवंशी से भी बुलवाएगी, पूरी हकीकत उगलवाएगी, लेकिन सोनम रघुवंशी से भी पूछताछ चल रही है कि आखिर इसमें कौन कौन था और क्यों इतनी बेरहमी से अपने पति का वो खून कर देती है। तभी बेचारा वो राजा रघुवंशी के घर वाले भी सब कोई बेचारा रो रहे हैं और वो लोग करे तो क्या करे, जिस बहू को इतना लाड प्यार से घर पे लाए, इतने बैंड बाजे के साथ में इतने खुश थे, सोनम रघुवंशी को एक बार भी तरस नहीं आया। वो चाहती तो अपने नौकर से पहले ही शादी कर लेती, चाहती तो अपने घर वालों को मना कर देती। क्या होता, थोड़ा इंसल्ट होता, कम से कम किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा दुनिया छोड़कर नहीं जाता, किसी का सहारा नहीं जाता। तो सोनम रघुवंशी से पुलिस जरूर पूछताछ करके पूरी सच्चाई बाहर निकालेगी। कहते हैं ना कि पुलिस चाहेगी तो मुर्दे से भी बुलवा लेती है, तो यहाँ पे सोनम रघुवंशी भी बोलेगी और अपना जुर्म भी कबूल करेगी। तो आप लोग से एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे भाई लोग हैं, शादी करने से पहले कहीं पे भी आपका शादी लग रहा है तो एक बार जरूर लड़की से पूछ लें। अगर आप कहीं पे बात करती हो, किसी से आपका अफेयर है, तो मैं खुद शादी से हट जाऊँगा, मैं खुद मना कर दूंगा, आप वहाँ पर शादी कर लो। ये तो नहीं कि शादी करने के बाद आप भी मेरठ जैसा, औरैया जैसा, देवरिया जैसा, हरियाणा जैसा और फिर इंदौर जैसा मामला करोगी। पहले ही लड़की से पूछ लीजिए, लड़की राजी है तो शादी कीजिए, नहीं तो लड़की को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि एक जाएगी तो उससे अच्छी जरूर आएगी मेरे भाई। तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जहाँ भी रहें मेरे भाई मेरी बहन, सेफ रहे, स्वस्थ रहे और अपने फैमिली का ख्याल रखें और गलत काम करने का सोचे भी नहीं। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं। घर वाले नहीं सुनते हैं तो पुलिस से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।